हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत लंबे अरसे के बाद ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये आज मैंने क्लास में टीच किया था ये टॉपिक, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। अक्सर बच्चों को ये टफ़ लगता है और मैं ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ जो बच्चों के लिए टफ़ होते हैं, बट मैं उनको बहुत ही ईजी वे में आपको समझाती हूँ। और अब ये आप जैसे कि आप देख ही पा रहे होगे, इस टॉपिक का क्या नाम है, बजट। और बजट से रिलेटेड बहुत सारे हमारे डेफिसिट या घाटे होते हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जो हमारा बजट होता है, जो गवर्नमेंट हर साल फरवरी को आने वाले वित्त वर्ष का टाइम ड्यूरेशन होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो इस आने वाले वित्त वर्ष में सरकार क्या करती है, अपने जो उसके होने वाले खर्च हैं और सरकार को कहाँ कहाँ से आय होगी, उन सब का एक हिसाब किताब रखती है या एक ब्यौरा तैयार करती है जो अनुमानित होता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा आने वाले, जब हम किसी भविष्य का तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं ना, आने वाले समय में क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा, समय ही बताएगा। तो उससे पहले जो भी सरकार बजट में आय और व्यय का एक ब्यौरा तैयार करती है वो अनुमानित होता है। ठीक है, तो ये बजट होता है। बजट में देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है बजट, जिसमें सरकार की आय होती है या उसको रिसिप्ट्स या प्राप्तियां भी बोलते हैं, और दूसरी साइड सरकार का व्यय होता है, खर्च, जो जिसको हम एक्सपेंडिचर या भुगतान भी बोलते हैं। अब जो सरकार की आय होती है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है राजस्व आय या राजस्व प्राप्तियां भी बोल सकते हैं उसको, दूसरा होता है पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियां भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारी राजस्व आय है या राजस्व प्राप्तियां हैं वो क्या होती है, ये वो प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की ना तो देनदारी बढ़ती है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, और ना ही सरकार के लिए कोई परिसंपत्ति का निर्माण करती है। ये ऐसी प्राप्तियां होती हैं। ठीक है, सरकार की परिसंपत्तियों को कम नहीं करती है। अब देखो ये क्या होती है, जैसे करों से प्राप्त आय। अब बहुत सारे कर होते हैं हमारे देश में, जैसे प्रगतिशील है, प्रतिगामी है। जैसे जैसे आय बढ़ेगी कर की दर भी बढ़ेगी, ये इस तरह के कर होते हैं। ये उसका अपोजिट होता है मूल्यवर्धित कर और विशिष्ट कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। जिसके ऊपर लगाया उसी को देना प्रत्यक्ष कर, जिसके ऊपर लगाया वो ना देके इनडायरेक्ट वे से कोई और पे करता है, अप्रत्यक्ष रूप से कोई और देता है, वो अप्रत्यक्ष कर होता है। और कर के अलावा भी सरकार को बहुत सारी जगहों से कुछ आय या पैसा मिलता है। वो क्या है, फीस से, बहुत सारी सरकारी संस्थाओं की फ़ीस, लाइसेंस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया और कोई किसी तरह का बिजनेस लाइसेंस हो गया, परमिशन लेटर लेना पड़ता है, उसकी फ़ीस, स्पेशल असेसमेंट होता है, विशेषांकन। इसका मतलब होता है सरकार ने जो स्पेशल एरिया में कोई फैसिलिटीज़ दी है तो वहाँ के लोगों से कुछ सरकार चार्ज करती है, जैसे टोल टैक्स वगैरह। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप। एस्टेट होता है कि सरकार को कोई लावारिस प्रॉपर्टी मिल जाती, जिसका जो मालिक था या जिसका ओनर था वो कहीं उसकी अचानक से कहीं आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या वो कहीं और चला जाता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, तो उसकी प्रॉपर्टी कौन जब्त कर लेती है, सरकार। उसी को एस्टेट बोलते हैं, जिससे सरकार को आय होती है। और नेक्स्ट है उपहार और अनुदान। जो सरकार को गिफ्ट्स और ये अनुदान मिलते हैं वो भी सरकार की क्या है, कि आय का सोर्स है। तो आपने देखा कि ये क्या थी, सरकार की राजस्व प्राप्तियां थी। कैसी प्राप्तियां, ये सब, ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिसाब किताब था ये क्या थी, सरकार की राजस्व प्राप्तियां थी। समझ आया होगा। अब है सरकार को राजस्व के अलावा पूंजीगत प्राप्तियां भी मिलती हैं, जैसे सरकार ऋण लेती है, उधार लेती है, अन्य प्राप्तियां भी होती है सरकार की तीसरे तरह की, जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट आता। मतलब सरकार अपनी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको, या सरकारी एंटरप्राइजेज हैं या सरकारी इंडस्ट्री है, उनको क्या कर देती है, निजी क्षेत्र को बेच देती है। ठीक है, तो उनको बेचने से सरकार को क्या होती है, आय होती है। बट इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इससे सरकार की ना देनदारी बढ़ जाती है और इससे सरकार की परिसंपत्तियों में भी कमी आती है। ये इसका ना राजस्व प्राप्तियों का बिल्कुल ही अपोजिट होती है। अब देखो, अगर हम किसी से, अपने से ही लगा के देखो, अगर हम किसी से पैसा उधार लेंगे तो हमें बदले में वो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो हमारी देनदारी ना एक टाइम पे, और उससे हम वो जब हम उस पैसे को चुकाएंगे
तो हमारी कुछ जो संपत्ति है या प्रॉपर्टी है उसमें भी कमी आएगी। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो बजट की रेवेन्यू साइड है या आय या प्राप्ति जो रिसिप्ट साइड है वो ये होती है। अब आते हैं हम बजट की दूसरी साइड पे, जिसको एक्सपेंडिचर व्यय या व्यय बोलते हैं। व्यय भी दो ही तरह के होते हैं, जैसे आय दो तरह की होती है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व में मैंने लिखा हुआ जिनसे देनदारी कम नहीं होती, ये ऐसे व्यय होते हैं डेली रूटीन के खर्चे, और परिसंपत्ति नहीं बढ़ती। इसको करने से कोई सरकार को कुछ नहीं प्रॉफिट होता। जैसे आप ये लगा सकते हो अपने ही घर में आप डेली रूटीन के खर्चे करते हो, किचन का सामान लेके आते हो, अपने घर में खाने पीने का डेली खर्च करते हो, तो क्या उससे आपकी देनदारी कम होती है? मान लो आपने कहीं से पैसा उधार लिया तो उससे देनदारी थोड़ी ना कम हुई, और ना ही आपकी कोई एसेट बढ़ी। मतलब आपने उससे डेली रूटीन के होने वाले खर्च से आपके कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो ऐसे ही सरकार के ये रूटीन के खर्चे, पुलिस प्रशासन पे, सेना पे, बुढ़ापा पेंशन पे, उसको जो बच्चों ये अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज देती है, वेतन देती है, उनके ये सरकार के डेली रूटीन के खर्च हैं। क्लियर? अब देखो दूसरा है पूंजीगत व्यय। ये इसका अपोजिट है, इससे देनदारी कम होती है और एसेट्स भी बढ़ती हैं। जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट, ब्याज दे दिया सरकार ने, जो पैसा उधार लिया था उसका ब्याज दे दिया, तो कुछ कम हुआ ना, सरकार के सिर से जो बोझ है वो कम हुआ, तो वो पूंजीगत व्यय है। सड़कें बनवा दी, नहरें बनवा दी, पुल बनवा दी, इससे सरकार को क्या होगी? फ्यूचर में आय होगी। ठीक है, क्यों? इससे डेवलपमेंट होता है। ये सरकार के पूंजीगत व्यय है। और इनसे परिसंपत्तियाँ बढ़ी, सरकार की जो संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी हुई। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो ये था हमारा बजट। अब बजट में घाटा क्या होता है ये मैं बताऊंगी आपको। घाटे 3 तरह के होते हैं। घाटे का मतलब होता है कि जब सरकार की जो आय है वो कम रहे और सरकार के जो खर्च हैं वो बढ़ जाए तो घाटा होगा। अब घाटे 3 तरह के होते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। राजस्व, जहाँ पे केवल हम राजस्व की ही बात करेंगे, राजस्व आय की और राजस्व व्यय की। अब आप बता सकते हो घाटा है तो व्यय ज़्यादा होगा, तो इसीलिए मैंने लिखा है राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स होगा। ये बिल्कुल सिंपल है। ये शब्द है ना पहले वाला, यहीं से शब्द उठाए गए हैं दोनों। अब घाटा है तो मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये सिंपल है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है राजकोषीय घाटा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है स्टूडेंट्स को, और मेरे को भी होती थी, क्यों झूठ बोलूँ। पहले जब मैं स्टूडेंट लेवल पे थी मेरे को भी होती थी, क्योंकि टीचर कितना भी बताता था तो मेरे को समझ नहीं आता था। अब मैं खुद टीचर हूँ तो मैंने अच्छे से इसको स्टडी किया, अपने लेवल पे इसको जगह जगह ढूंढा, देखा, तो और पढ़ाया भी इतने सालों से। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, तो उससे मेरे को भी आइडिया हो गया अब ये है क्या। अब देखो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा क्या हो? जो आपने राजस्व व्यय, अगर इसकी सिंपल वे में इसको मैं बताऊँ तो देखो ये है टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च सरकार के, उसमें से क्या घटा दिया? रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, उसमें से बोरोइंग हटा दी। अब आपको ये समझ नहीं आएगा सी। अब देखो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को जोड़ दो। ये जो व्यय है ना, ये खर्च है सरकार के, इन दोनों को जोड़ दो। ये वाला खर्च और ये वाला खर्च, ये टोटल एक्सपेंडिचर है, इनको जोड़ दो। यही मैंने किया हुआ है। अब उसमें से घटाना क्या है? ये वाली चीज़ राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ जोड़नी है इन दोनों में। पर पूंजीगत प्राप्तियों में ना ये वाला जो पोर्शन है ना उधार, बोरोविंग वाला, ये नहीं जोड़ना। पूंजीगत प्राप्तियों में जो ये बोरोविंग वाला पॉइंट है ना, ये नहीं जोड़ना इसमें, ये वाला नहीं जोड़ना। ये दोनों और ये सारा ही मामला ये जोड़ना है, और किस में से घटा देना है? इसको कुल व्यय में से इसको घटा देना है। ये देखो, ये होता है राजकोषीय घाटा। राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व आय। हम पूरी की पूरी पूंजीगत आय लिख देते, पर वो तो बजट घाटा हो जाता। पर पूंजीगत आय में से क्या घटा दिया? जो उधार है, जो बोरोइंग व्यय है, उसको हटा दिया गया। ये थे सिंपल वे हमारे घाटों के। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक और घाटा बचा हमारा, प्राथमिक घाटा। ये जो हमारा आएगा ना फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, इसमें से हम क्या घटा देंगे? इंटरेस्ट पेमेंट, ये वाली पेमेंट। देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया था ना, ब्याज का भुगतान करती है सरकार, जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा है, तो ये वाली पेमेंट इसमें से घटा देंगे फिस्कल डेफिसिट से, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल जाएगा। ये थे आपका
बजट और उससे रिलेटेड कुछ डेफिसिट्स थे हमारे, जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।